नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 8वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 7 भाग नहीं देखे, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके रूम की घड़ी इस वक्त रात के 12:30 बजा रही थी। शारद लगभग 15 मिनट पहले ही उसे घर छोड़कर जा चुका था। इस वक्त उसकी आंखों में नींद की जगह कुछ समय पहले के वो लम्हे तैर रहे थे जिनमें वो शारद के साथ थी और उसने उसे गले से लगा लिया था। उसे शारद के ब्रेकअप के बारे में जानकर बुरा लग रहा था। उसने जाने कितने ही लोगों को रोते देखा है और उसे बुरा भी लगता था। लेकिन पता नहीं क्यों शारव की आंखों में आंसू देखना उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। आखिर मजबूत चीज को टूटते देखना ही तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। उस एक पल में उसकी इच्छा हुई थी कि काश उसके सारे आंसू, उसकी सारी तकलीफ उसके हिस्से में आ जाती और वो सिर्फ खुश रहता। वैसे भी उसकी जिंदगी तो पहले से ही नासूर बनी हुई थी। ये दर्द, ये आंसू तो उसके रोज के साथी थे। अगर कुछ और बढ़ जाते तो क्या ही फर्क पड़ना था, लेकिन कम से कम कोई एक इंसान तो खुश रहता। उसे आज एहसास हुआ था कि उस पत्थर जैसा कठोर चेहरा लेकर घूमने वाला शख्स के भीतर कितना नाजुक दिल धड़कता है, जो एक दगाबाज लड़की के लिए ऐसे रो रहा था। उसे अजीब लग रहा था ये सोचकर कि आखिर लोग कैसे हिम्मत कर लेते हैं, मन कैसे कर जाता है जिसे प्यार करते हो उसके अलावा किसी के बारे में सोचने का। इसीलिए अब उसे एहसास हो रहा था कि वो शायद प्यार ही नहीं करती होगी शाहरुख सर से। हे महादेव, शाहरुख सर ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो खुद को ही गुनहगार मान रहे हैं। लेकिन वो एक अच्छे इंसान है, ये आप भी तो जानते होंगे। प्लीज उनका सारा दर्द, सारी तकलीफ दूर कर दीजिए। वो निकिता जैसी लड़की से बहुत बेहतर डिजर्व करते हैं। प्लीज उनकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की भेज दीजिए जो सच में उनके लायक हो। वो उन्हें इतना प्यार दे कि ये सारी कड़वी यादें वो बुरी तरह से भूल जाए। वो शारद सर का बहुत अच्छे से ख्याल रखे और शारद सर उसके साथ खुश रहे हमेशा। प्लीज महादेव। उसने बिस्तर पर बैठते हुए अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना की। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। इधर जहां वो शाहरुख के लिए दुखी थी, वहीं शाहरुख भी बिस्तर पर लेटे हुए उसी के बारे में सोच रहा था। उसे अब काफी हल्का फील हो रहा था। इस बीच उसे बार बार याद आ रही थी कि शांभवी ने कैसे उसे गले लगा लिया था। उसे तब बहुत अच्छा लग रहा था जब वो उसके बालों को सहला रही थी। वो हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी, लेकिन आज जब वो तकलीफ में था तो वो भी रो पड़ी थी, जबकि उसका तो कोई रिश्ता भी नहीं था उससे। वो सोच रहा था कि कितनी अजीब है ये दुनिया, जिसे इतना प्यार दो, वक्त दो, जिसकी फिक्र करो, जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो, वो ऐसे झकम देता है कि पूरी उम्र बाहर नहीं पाते। और वहीं ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कुछ भी ना दो, वो भी आपके दुख में ऐसे दुखी हो जाते हैं जैसे उनका अपना ही हो। उसे आज संभवी के बारे में सोचकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। हालांकि उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि उसने अपने स्टूडेंट को ऐसे हक कर लिया था। फिर कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन उठाया और शांभवी को कॉल लगा दी। अरे इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? अचानक से फ़ोन की रिंग सुनकर वो बुदबुदाई और फिर फ़ोन को बेड के पास की टेबल से उठाया। सारा सर इस वक्त कॉल कर रहे हैं, उसने स्क्रीन को देखकर कहा और फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो, हाँ शांभवी, शो तो नहीं रही थी ना? शाहरुख ने पूछा। अरे नहीं सर, फिलहाल तो अपना भी निंदिया रानी से ब्रेकअप चल रहा है। मिन्नतें करने के बाद आती है तरस खाकर। क्या मतलब? क्या हुआ तुम्हें जो नींद नहीं आती? यूनो ना कि सेहत के लिए ये सही नहीं है। अरे सर कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रही थी बस। अच्छा फिर ठीक है। वैसे कुछ कहना था आपको? उसने पूछा। हाँ वो सॉरी, उस वक्त ऐसे तुम्हारे गले लग गया, यहाँ तक कि तुम्हारी तो ड्रेस भी खराब हो गई थी मेरी आंसुओं से, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर अभी सोच रहा था तो अजीब लगा। सॉरी। अरे सर बस कीजिए, मेरी ड्रेस कौन सा कागज की बनी थी जो आपके आंसुओं से धुल जाएगी? घुल जाएगी? अरे धुल जाएगी वो, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। वी आर ह्यूमंस, हो जाता है कभी कभी जब इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। वैसे भी कोई गलती थोड़ी ना की थी, ज़्यादा मत सोचिए आप। और सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी फीलिंग्स को दबा कर नहीं रखा,
एक्सप्रेस कर दिया, और भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही मैं आपके दर्द की हिस्सेदार बन सकी, समझ सकी। ये सच में मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि खुशियों के हिस्सेदार तो बहुत होते हैं, अपनी हंसी तो बहुत से लोग बांट लेते हैं, लेकिन किसी के दुख में हिस्सा मिलना बहुत मुश्किल होता है। कोई अपने आंसू जल्दी नहीं बांटता किसी से। ओके, नहीं बोल रहा। वैसे एक बात कहूँ, कभी हिम्मत नहीं हुई ऐसे किसी के गले लगने की, और ना ही किसी ने कोशिश की। मम्मा के अलावा तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने हक किया। कुछ भी हो, लेकिन तुमने ऐसे खुद चलकर मुझे गले लगाया तो सच में अच्छा लगा, काफ़ी हल्का फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, उसने मुस्कुराकर कहा। मुझे भी अच्छा लगा कि आपको अच्छा फील हुआ। वैसे आप ना बेकार में ही देवदास बने हुए थे, वो भी ऐसी लड़की के लिए। क्या सर, बेइज्जती करवा दी? वैसे सर देवदास बने थे तो ठर्रा वर्रा चढ़ाया कि नहीं? देखिए, ईमानदारी से बताइएगा, वो बोली। हाँ, हो गया था, पर पीने की हिम्मत नहीं हुई तो पैसे देकर चला आया बस, उसने भी हंसते हुए कहा। हैं, सच्ची में आप शराब नहीं पीते? चेहरे से तो नहीं लगता। तुम्हें मैं शक्ल से पियक्कड़ लगता हूँ? वो बोला। सच कहूँ तो आपकी आंखें देखकर तो ऐसे ही लगता है जैसे बोतल नहीं पूरा कनस्तर ही लगाते होंगे। ओए, कुछ भी बकवास मत कर। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट है। देखिए, गम में तो नहीं पी आपने, पर खुशी में तो पी लीजिए, और प्लीज हाथ पांव जोड़ने की विनती है कि मेरे सामने ही पीना। मुझे ना सच्ची वीडियो बनाना है। चुप कर, तेरे वीडियो के लिए तो मैं जरूर पीऊंगा। जैसे मुझे तो शौक चढ़ा रखा है ना, अपनी इज्जत का फालूदा बनाकर सबको दिखाने का। वैसे ऐसी कौन सी खुशी मिली है मुझे जो मैं ड्रिंक करूं? हाँ, आपकी जिंदगी में डायनों के नाम पर कलंक, वो सस्ती डायन दफा हो गई, ये खुशी कम है क्या? वैसे भी वो गाना नहीं सुना क्या आपने? भाड़ में जाए सच्ची भाड़ में जाए, हम तो टूटे दिल का जश्न मनाए। ओए, क्या बकवास कर रही है? सर, अब मैं तो रह गई इतनी अच्छी, किसी से ठिकाना तो नहीं छीन सकती ना उसका। अब उसका ठिकाना तो भाड़ ही है, तो वही जाने के लिए बोलूंगी ना। वो तो मुझे एड्रेस नहीं पता, वरना मैं खुद उन्हें वहां छोड़कर आती, और वो भी आपकी कार में, बकायदा शुद्ध शाकाहारी बेइज्जती के साथ। हे भगवान, तुम ना, वैसे अब ये शुद्ध शाकाहारी बेइज्जती कैसी होती है? अरे सर, वो हमारा स्टाइल है कि सामने वाले को छोड़कर सबको पता हो कि उसकी बेइज्जती हो रही है, और बंदा किसी के सामने साबित भी न कर पाए कि हमने कुछ गलत किया। दरअसल कहा है ना कि हम भी शुद्ध शाकाहारी, तो हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके भी शुद्ध शाकाहारी। ओहो, वैसे तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है इतना निकिता पर? सर, एक बात बताइए, जोकर को देखकर हंसी आती है ना, क्योंकि वो ऐसे काम करता है, तो ऐसे ही उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि गुस्सा आए, और मेरी गलती थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, लेकिन अब बस भी करो, वो बोला। अच्छा, तो अब प्यार उमड़ रहा है आपको उन पर? वाह वाह, कोई प्यार वार नहीं उमड़ रहा मुझे, लेकिन ठीक है ना, उसने जो किया वो उसका नेचर था, लेकिन हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचे, बुरा बोले? अच्छी बात है, भगवान उसी का भला करे, शारव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ प्यार से कहा। हाँ, वो बोली। तब तक उसके फोन पर एनी का कॉल आता है, जिससे वो चौंक गई। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो जरूर उस पर शक करेगा। हेलो, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं सर, वो मैं बस ये कह रही थी कि सर, मुझे लगता है आपको अब उसे भूल जाना चाहिए, वरना आपको तकलीफ ही होनी है। और दूसरी तरफ आप जिनके लिए परेशान होंगे, रोएंगे, वो तो किसी और के साथ एंजॉय कर रही होगी। हाँ, अगर उनकी तरफ से भी कुछ होता और किसी वजह से आप दोनों अलग हो जाते, तब तो दुख मनाना ठीक था, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है वो शायद आपके साथ ऐश करने के लिए ही सेटल होना चाहती होगी। बाकी किसी को धोखा देना इंसान की चॉइस होती है, गलती नहीं। इसीलिए आप उन्हें भूल जाइए और खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। आई नो थोड़ा टफ होगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। वो उसे प्यार से समझा रही थी। इधर उसे फिर से एनी को कॉल आई। उसने हल्की परेशानी के साथ स्क्रीन की तरफ देखा। अनिमेश के कॉल आने से शांभवी चुप हो गई थी। उसे चुप देखकर सारव बोला, अच्छा अभी मैं रखता हूँ, तुम भी सो जाओ, बहुत लेट हो गया। ओके बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर, शांभवी ने जवाब दिया, जिसके बाद सारव ने कॉल कट कर दी। तब तक अनिमेश की कॉल भी कट हो चुकी थी। वो हाथ में फ़ोन लिए हुए सोच ही रही थी कि उसे अनिमेश को कॉल करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वो कॉल करती तो अनिमेश उससे सवाल करता, पता नहीं क्या क्या बोलता। वह भी सोच ही रही थी कि एक बार फिर से अनिमेश की कॉल आई, और इस बार उसने रिसीव कर ली।
हेलो, वो धीरे से बोली। कहाँ बिजी थी इस वक्त? वो सारा सर से बात कर रही थी। अच्छा, आजकल बड़ा लेट नाइट तक बातें होती है। वैसे आज तो तुम उसके घर भी गई थी, फिर इस वक्त क्या बात करनी थी? मुझे पता था कि अगर तुम्हें पता चला वो तुम्हारे ये बेकार के सवाल जरूर होंगे, इसीलिए मैंने पहले ही कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग ही सेंड कर देती हूँ, सुन लो कान खोल के। लेकिन मैं अब तुम्हें जवाब देते देते थक गई हूँ, उसने कहा और अनिमेश को रिकॉर्डिंग सेंड करने लगी। सुन लो, सेंड हो गई, वो बोले। और तुम अभी कॉल पर ही रहना। हाँ ठीक है, एक बात बताओ, तुमने उसे हक क्यों किया था? करीब 15 मिनट बाद वो बोला। अब तक वो पूरी रिकॉर्डिंग सुन चुका था। तुमने सुना नहीं क्यों किया था? उनका ब्रेकअप हो गया है, वो दुखी थे तो बस कर लिया, इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया, वो बोली। अच्छा, तुम्हें बड़ी फिक्र है उसकी। थोड़ी फिक्र अपनी रिलेशनशिप की भी कर लो, वरना किसी दिन तुम भी उसे अपनी ब्रेकअप की कहानी सुना रही होगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो तो ठीक है, अब तुम ब्रेकअप ही कर लो तो अच्छा है, मेरी भी जान छूटेगी, सांभवी ने गुस्से से कहा। ओहो, लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, तभी तो ब्रेकअप लेने के लिए भी तैयार हो, वो अजीब अजीब तरह से बोला। तुम्हारा ना दिमाग खराब है, इसीलिए बकवास कर रहे हो। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, लेकिन इतना सुन लो, मेरे साथ रहना है तो ये सब नहीं चलेगा। मुझे नहीं पसंद कि तुम ऐसे ही किसी से बात करो, और अब से तुम रात में किसी से भी बात नहीं करोगी, आई समझ? तुम ना मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो प्लीज, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हारे लिए मैं ज्यादा जरूरी हूँ या वो सब जरूरी होते हैं? तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ तो क्या बाकी सबसे रिश्ता ही तोड़ लूँ? वो बोली। उनकी लड़ाई इस तरह से और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हर दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो ही जाता, और अब तो ऐसा हाल हो गया था कि शांभवी ने उससे बहस करना ही छोड़ दिया। वो जब भी उससे कोई सवाल करता तो वो कॉल रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट दिखा देती, लेकिन कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता, इसलिए शांभवी के लाख समझाने के बाद भी उसके दिमाग में ये शक का कीड़ा कुलबुलाता ही रहता था। वो किसी न किसी बात को लेकर उसे कुछ भी बोल देता, और अब शांभवी बस चुपचाप उसकी बातें सुन लेती। वो एक बार भी उसकी बात का विरोध नहीं करती, बल्कि वो जो बोलता उसे एक्सेप्ट कर लेती। हालात ये हो गए थे कि अब उन दोनों के बीच कोई बात ही नहीं होती। वो जब भी कॉल करता तो वो रिसीव कर लेती, और उसके बाद अनिमेश कोई बात करता या कुछ भी सही गलत बोलता वो बस खामोशी से सुनती रहती। यहाँ तक कि अब रात में भी वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती, खुद को बिजी रखने की कोशिश करती। मतलब ये था कि धीरे धीरे उनका रिश्ता एक बुरे परिणाम की ओर बढ़ रहा था। इधर दूसरी तरफ अनिमेश की नजदीकियां रितु के साथ बढ़ रही थी, जिनसे संभवी पूरी तरह से अनजान थी। वो कभी कभार सारव से बात कर लेती थी। इस दौरान उन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा हो रहा था। वो सारव को उस सब से उभरने में काफी हेल्प कर रही थी। उसका अखड़ स्वभाव उसे बहुत पसंद आता था, जो उसे काफी हंसाता भी था। इसीलिए कभी किसी से अपने फीलिंग्स ना शेयर करने वाला सारव अब कभी परेशान होता तो उसे कॉल करके सब बता देता, या वो खुद ही पूछ लेती। वक्त अपनी गति से बीत रहा था, वो भी अपनी जिंदगी की गाड़ी को बढ़ाए जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में सारव ने देखा कि शांभवी चुपचाप कॉरिडोर में अकेले खड़ी थी। सारव ने जैसे ही उसे देखा उसकी तरफ बढ़ा। शांभवी उस दिन कुछ उदास सी थी, क्योंकि आज फिर से कॉलेज में ही उसका अनिमेश से झगड़ा हो गया था। हालांकि वो झगड़ा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि इस सब का अब कोई मतलब ही नहीं बचा है, लेकिन फिर भी उसकी बातों से इरिटेट होकर उसने मुंह से भी कुछ न कुछ निकल ही जाता था, और ऊपर से उसकी अपनी गलतियों के लिए उस पर इल्जाम लगाने की आदत। हाल ये था कि अपनी हर गलती का दोष वो उसके ही सिर मढ़ देता था, जिससे परेशान होकर वो भी कई बार उससे गुस्से में कुछ बोल देती थी। क्या हुआ, यहाँ अकेले खड़ी होकर क्या कर रही हो? सारव ने उसके पास पहुंचकर पूछा। उसकी आवाज सुनकर शांभवी चौंक गई, क्योंकि वो पूरी तरह से अनिमेश और अपने झगड़े के बारे में ही सोच रही थी। बस ऐसे ही सर, कुछ खास वजह नहीं थी, उसने कहा। आज तुम्हारा मूड ऑफ क्यों लग रहा है? सारव ने उसकी उदासी को भांपते हुए पूछा। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा है, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो जाकर, ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जी सर, जाती हूँ, उसने सिर हिलाया। अच्छा सुनो, आज मेरे साथ ही चलना, ओके, उसने कहा, जिसके बाद शांभवी ने हाँ में सिर हिला दिया और चली गई। अब चूंकि उन दोनों की काफी अच्छी बनने लगी थी तो अक्सर सारव उसे अपने साथ ही घर ले जाता था। इस दौरान सारव अपने दुख से काफी हद तक उभर चुका था।
हालांकि शांभवी ने उसे अपने और अनिमेष के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन कई बार सारव को ऐसा महसूस होता था कि शांभवी कुछ परेशान है, उससे कुछ छिपा रही है। उसने एक दो बार जब उससे उसके उदास होने का पूछा भी तो वो तुरंत बात को टाल देती और अगले ही पल ऐसे बिहेव करती मानो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके ऐसे बर्ताव की वजह से सारव कभी श्योर नहीं हो पाता कि कोई बात है। इस वक्त दोनों सारव की कार में ही थे। सारव ने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो समझ गया था कि कुछ तो बात है, क्योंकि आज वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी। अच्छा शांभवी, तुमने गौर किया, वो आयशा आजकल मुझे इम्प्रेस करने के लिए बड़े पापड़ बेल रही है। आज फिर मेरे केबिन में आकर मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस है। हाँ हाँ, पहले तो शायद मैं ऐसा समझ भी लेता, लेकिन उसे नहीं पता कि अब मुझे उसका सारा गेम पता है। लेकिन ये सब मुझे तुमसे ही पता चला, थैंक गॉड। और अब मैं उसके सामने ऐसे दिखाता हूँ और उसे जमकर वर्क दे देता हूँ। बेचारी, उसे लगता होगा इतनी मेहनत करने के बाद कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन जो फायदा उसे चाहिए वो नहीं मिलेगा। हाँ, एग्जाम्स में जरूर मिल सकता है, सारव ने ड्राइव करते हंसते हुए कहा। इस दौरान उसने एक बार शांभवी की तरफ देखा। बढ़िया है सर, कम से कम ये लगन किसी के काम तो आएगी उसके, शांभवी ने भी हंसकर कहा। हाँ बिल्कुल, लड़की में किसी चीज के लिए तो लगन है, और भी आ जाए ऐसी ही तो कॉलेज के लिए अच्छा ही होगा। सारव हंसा और शांभवी की तरफ देखा, जो कार से बाहर कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर सारव दुविधा में पड़ गया था। उसे हंसी सच में आई थी या महज दिखावा था। यहाँ तक कि वो तो अब तक ये समझ नहीं पाया था कि वो जो दिखाती आ रही है क्या वाकई वो सच है। उसने उस पर से नजर हटाकर सामने देखा और अचानक से गाड़ी साइड में रोक दी। क्या हुआ सर, रुक क्यों गए, शांभवी ने चौंक कर पूछा, लेकिन तब तक वो गाड़ी से उतर चुका था। तुम नीचे आओ पहले, फिर बताता हूँ, वो बोला, जिसके बाद वो भी कार से बाहर आ गई। इस दौरान सारव आगे बढ़ चुका था। क्या हुआ सर, कहाँ जा रहे हैं, अरे बताइए तो, ये मेरी ट्रिक मुझ पर ही क्यों आजमाई जा रही है, उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। अरे सामने देखो, गोलगप्पे तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए मैंने सोचा आज ट्रीट दे देता हूँ, सारव ने सामने इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा। अरे सर, लेकिन मेरा मन नहीं है आज, उसने कहा। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, चलो चुपचाप, उसने कहा और ठेले की तरफ बढ़ गया। शांभवी भी मन महसूस कर उसके पीछे चल दी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कोई खुशी नहीं हो रही है। भाई 2 प्लेट गोलगप्पे लगाना, सारव ने ठेले वाले से कहा। इस दौरान शांभवी आकर उसके पास खड़ी हो गई थी। जी साहब, कहकर उसने 2 प्लेट पकड़ा दी। शांभवी, आज तुम्हें पानी कम तीखा नहीं लग रहा, तुम ज्यादा तीखा खाती हो ना, सो आज तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे लिए बनाए गए हो, मेरे हिसाब से, उसने गोलगप्पे खाते हुए कहा। साहब और तीखा कर दूं क्या, गोलगप्पे वाले ने उसकी बात सुनकर पूछा। अरे नहीं भाई, हाँ अगर इन मोहतरमा को चाहिए तो कर दो इनके लिए, सारव ने शांभवी की तरफ देखकर कहा। नहीं ठीक है, तभी शांभवी बोल पड़ी। इस दौरान सारव को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज वो जैसा बिहेव कर रही थी पेशा कभी नहीं करती थी। वो उसका चेहरा देख रहा था, उसे पता चल गया था कि वो किसी बात से तकलीफ में है। उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी, जिसे वो भी समझ रहा था। बस भैया रहने दीजिए, 3 गोलगप्पे खाने के बाद ही शांभवी ने मना करते हुए कहा। अरे बस इतने ही, अरे और खा लो ना, अच्छे नहीं लग रहे क्या, सारव ने पूछा। नहीं सर, बस अब मन नहीं है, प्लीज आप खा लीजिए, रहने तो मुझे भी नहीं खाने, वैसे भी मुझे ये सब इतना पसंद नहीं है। भैया कितने रुपए हुए, 25 रुपए साहब, उसने कहा, जिसके बाद सारव ने उसे रुपए दिए। शांभवी तब तक गाड़ी में आकर बैठ चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो भी आकर बैठा और कार स्टार्ट कर दी। इस दौरान उसने देखा कि शांभवी ने अपना सिर सीट से टिका दिया था। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम कुछ बता क्यों नहीं रही, प्रॉब्लम्स है क्या, डॉक्टर के पास चलें क्या, सारव ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं सर, बस अजीब सा लग रहा है, आप चिंता मत कीजिए, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। आर यू श्योर, जी सर, ओके, उसने कहा और गाड़ी बढ़ा दी। हालांकि वो अब पूरी तरह से समझ चुका था कि शांभवी ठीक नहीं है, लेकिन इस वक्त वो बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी, इसीलिए उसने उससे बाद में उससे ठीक होने पर इस बारे में पूछने का निर्णय लिया। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, फोन की रिंग लगातार जा रही थी, लेकिन सामने से इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। उफ, क्या हुआ इस लड़की को, फोन क्यों नहीं उठा रही है, अरे जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है।
शाम को घर छोड़ते टाइम भी बोला था कि तबीयत को लेकर अपडेट देती रहना, लेकिन नहीं, मोहतरमा को तो सुनना ही कहाँ है। अरे, उन्हें तो एक्सेप्ट भी नहीं करना होता है कि तबीयत डाउन हो रखी है। आयरन लेडी जो बन के दिखाना है ना। लेकिन आई नो वेरी वेल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उस वक्त, और इस वक्त भी पता नहीं कैसी है। पता नहीं इस लड़की ने आंटी को बताया भी है या नहीं। एक तो यार मैंने अंकल या आंटी में से किसी का नंबर भी नहीं लिया, वरना पूछ लेता। वैसे घर में है तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, आंटी ने देख लिया होगा। पर फिर भी यार इसे इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए था मुझे। शाम से 6 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन एक बार भी रिप्लाई नहीं। कहीं कोई टेंशन वाली बात तो ना हो। अपने रूम में टहलते हुए सारा बुदबुदा रहा था। इस दौरान वो अपने फ़ोन को दूसरे हाथ की हथेली पर मार रहा था। उसके चेहरे पर फ़िक्र साफ नज़र आ रही थी। दरअसल शाम को जब उसने शांभवी को घर छोड़ा था, तो वो उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और ऊपर से उसके कहने के बाद भी शांभवी ने उसे एक बार भी कॉल नहीं की थी, ना ही उसकी कॉल रिसीव कर रही थी। इसी वजह से अब उसकी चिंता काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसे अब एहसास हो गया था कि ज़रूर उसे कुछ तो हुआ है। यार ये लड़की, समझ नहीं आता क्या करूँ। लगता है अब घर जाकर ही देखना पड़ेगा। हाँ, यही सही रहेगा, घर ही चला जाता हूँ, कहकर वो अपने रूम डोर की ओर बढ़ा। अच्छा, एक लास्ट बार देख लेता हूँ ट्राई करके, क्या पता उठा ले। कहते हुए उसने एक बार फिर शांभवी को कॉल लगा दी। इस दौरान बाहर जाते हुए उसके कदम रुक गए थे। इधर दूसरी तरफ शांभवी के रूम में टेबल पर रखा उसका फ़ोन घर घर की आवाज़ के साथ एक बार फिर से वाइब्रेट होने लगा, लेकिन शांभवी को इसकी कोई खबर नहीं थी। वो इस वक्त बिस्तर पर एक कंबल को सिर के ऊपर से पूरा ओढ़कर सोई हुई थी। वो आज सुबह से काफ़ी लो फील कर रही थी, और इसकी वजह ये थी कि आजकल एनी से बढ़ते झगड़ों की वजह से वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगी थी। इस चक्कर में उसने अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया था। उसकी डाइट दिन पर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। परेशान रहने के चलते वो जो भी थोड़ा बहुत खाती, वो भी असर नहीं कर रहा था। यही कारण था कि अब अक्सर ही उसे सिर दर्द और हल्की फीवर की शिकायत रहने लगी थी। यहाँ तक कि उसे खुद भी इस बात का एहसास था कि वो दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है, पर फिर भी वो अपने लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। उसकी हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी कि लेकिन अनिमेष को इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। वो तो आजकल पूछता तक नहीं था कि वो कैसी है, और ये बात भी उसे अब बहुत खलने लगी थी। हालांकि उसने डिसाइड किया था कि वो एनी से कोई उम्मीद ही नहीं रखेगी, लेकिन फिर भी उसे ये सब हर्ट करता था। शायद इतना ज़्यादा कि अब तो उसे रोना तक नहीं आता था। वो जब भी अकेली होती बस खामोश ही रहती। यहाँ तक कि इस बारे में उसने अपने किसी दोस्त तक से बात नहीं की थी, जिससे कि उसका मन हल्का हो सके। उसने सारव सर के पूछने के बाद भी आज उन्हें कुछ नहीं बताया था, अपनी तबीयत के बारे में भी नहीं। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उस वक्त उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। वो चुपचाप अपने रूम में आ गई थी। इस दौरान उसने अपनी माँ से भी बात नहीं की थी। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ ने उससे चाय के लिए पूछा, तो उसने मन ना होने का बहाना बना दिया, और सिरदर्द बढ़ने के साथ धीरे धीरे उसे बुखार भी चढ़ने लगा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी चलने फिरने की, इसलिए उसने फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पर लगा दिया ताकि अनिमेष की कॉल से उसे परेशान ना होना पड़े, और फिर कंबल लेकर लेट गई। इस दौरान कब उसकी आंखें बंद हुई उसे पता ही नहीं चला। शांभवी, ओ शांभवी, बेटा क्या हुआ? कब से डिनर के लिए आवाज़ दे रही हूँ, तो जवाब क्यों नहीं दे रही? तेरे पापा भी तुझे बुला चुके हैं, लेकिन तू है कि? अचानक से ही शांभवी की माँ ने उसका दरवाज़ा खोला। अरे शांभवी, क्या हुआ? तो इस तरह से क्यों लेटी है? क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? जैसे ही उन्होंने शांभवी को ऐसे लेटे हुए देखा, उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन शांभवी ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो उसका कंबल हटाने ही वाली थी कि तभी उनकी नज़र पास की टेबल पर रखे उसके फ़ोन पर पड़ी, जिसमें शाहरुख की कॉल आ रही थी। अरे, ये शाहरुख भी कॉल कर रहा है, लेकिन इस लड़के को कुछ होश ही नहीं है। उठा लेती हूँ, कोई ज़रूरी बात होगी। उन्होंने बुदबुदाते हुए कॉल रिसीव कर ली। हेलो शांभवी, पागल हो तुम? कब से कॉल किए जा रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही? क्या हुआ है? इधर जैसे ही कॉल रिसीव हुई, शाहरुख ने प्रश्नों की बौछार कर दी। हेलो बेटा, मैं हूँ शांभवी की माँ। क्या हुआ बेटा, तुमने इतनी कॉल क्यों की? सब ठीक तो है ना? शांभवी की माँ बोली। ओह सॉरी आंटी, मुझे लगा शांभवी है वो। दरअसल यही तो मुझे भी जानना था कि क्या हुआ। सब ठीक तो है ना? शांभवी कैसी है? उसने पूछा। बेटा वही तो मैं भी देखने आई थी, आज शाम से ही रूम में थी।
मैं और इसके पापा कब से डिनर के लिए बुला रहे थे, लेकिन इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या हुआ है इसे? तुम्हें कुछ पता है क्या बेटा? उन्होंने पूछा और फिर शांभवी को हिलाया, पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ आंटी, एक्चुअली उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने पूछा भी पर उसने कुछ बताया नहीं, इसीलिए फिक्र हो रही थी। अब देखिए उसे क्या हुआ है। हाँ बेटा, देख रही हूँ, अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। आखिर हुआ क्या है इस लड़की को? कहते हुए उन्होंने झटके से कंबल दूर कर दिया। इस दौरान सारव कॉल पर ही था। शांभवी बेटा क्या हुआ, उठना। कहते हुए उन्होंने उसके कंधे को पकड़कर हिलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो इस वक्त बेहोशी की सी हालत में लग रही थी। बेटा शांभवी उठना, हे भगवान, तुझे तो कितनी तेज बुखार है। उठना बच्चे, आंखें खोलना। उन्होंने जैसे ही देखा कि उसका पूरा शरीर तेज बुखार में तप रहा था, वो उसके चेहरे को हिलाते हुए बोली, हाँ आंटी क्या हुआ, शांभवी ठीक है ना? इधर सारव ने भी चिंतित होते हुए पूछा, पता नहीं बेटा, उठ नहीं रही है ये, आंखें तक नहीं खोल रही है। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। शांभवी बच्चे उठना, क्या हुआ है तुझे? सुनिए सुनिए, यहाँ आइए ना, देखिए क्या हुआ है शांभवी को। शांभवी की माँ ने उसके पापा को आवाज लगाई। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या हुआ? शांभवी बेटा, शांभवी। तभी उसके पापा ने जैसे ही शांभवी की माँ की आवाज सुनी, दौड़कर उसके रूम में आए। अंकल आंटी, आप लोग घबराइए मत, एक काम करते हैं, शांभवी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ गाड़ी लेकर, कुछ नहीं होगा शांभवी को, वो ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी आ रहा हूँ। आप तब तक उसे जगाने की कोशिश कीजिए। सारव ने भी घबराते हुए कहा और कॉल कट करके जल्दी से नीचे भागा। शांभवी की हालत के बारे में जानकर उसके होश उड़ चुके थे। वो कमरे से निकलकर तेज कदमों से सीढ़ियों की ओर भागा। अरे अरे ब्रो, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो जैसे ही नीचे पहुंचा, आरव ने उससे पूछ लिया। कुछ नहीं आरव, वो शांभवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा और बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। एक मिनट ब्रो, मैं भी चल रहा हूँ, कहीं ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। राधा मोम को बता देना तुम, उसने राधा से कहा, जो वहीं खड़ी थी, और फिर अपने फोन को जल्दी से जेब के हवाले करके शारव के पीछे दौड़ा। शांभवी बेटे आंखें खोल। तो क्या हुआ मेरी बच्ची, तुझे उठना, देखिए ना, इसने अभी तक आंखें नहीं खोली, ऐसे अचानक से क्या हो गया मेरी बच्ची को? कुछ तो बोल बच्चे। शारव भी अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? शांभवी की माँ रोते हुए उसके गालों को थपथपा रही थी। वो आ ही रहा होगा, अभी कुछ देर ही तो हुई है आने में, कुछ देर तो लगती है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इसे, उसके पापा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। लगता है सारव आ गया, कहते हुए वे बाहर निकल गए। अंकल वो ठीक है, उठी या नहीं अभी तक? उसके पापा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सारव ने जल्दी से अंदर की तरफ आते हुए उनसे पूछा। उसके पीछे ही आरव भी था। नहीं बेटा, अभी तक नहीं, उन्होंने जवाब दिया। तब तक वे लोग शांभवी के रूम में आ चुके थे। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। आरव तू कार स्टार्ट कर जल्दी से, मैं इसे लेकर आ रहा हूँ, उसने आरव को बोला, जिसके बाद वो जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ा। इधर सारव ने जल्दी से शांभवी को गोद में उठाया और कार की तरफ बढ़ा। उसके पीछे ही शांभवी की माँ और पापा भी थे। उसने उसे कार की सीट पर लिटाया और फिर उसकी माँ के साथ बैठ गया। तब तक उसके पापा भी डोर लॉक करके आ चुके थे। वो जैसे ही गाड़ी में बैठे, आरव ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। दिल्ली के ट्रैफिक के बीच कार को दौड़ाते हुए आरव ने सीधा आकर हॉस्पिटल में उसे रोका, जिसके बाद वो तीनों बाहर निकले और एक बार फिर सारव ने हॉस्पिटल से किसी को बुलाने की बजाय खुद ही शांभवी को गोद में उठाकर अंदर घुस गया और आरव गाड़ी को मोड़कर हॉस्पिटल के पार्किंग अलॉट में लेकर चला गया। डॉक्टर डॉक्टर, उसने अंदर घुसते हुए आवाज लगाई। तभी वहां सामने से आ रही एक नर्स जल्दी से उसकी तरफ आ गई। सर आप इन्हें जल्दी से सेकंड फ्लोर पर लेकर चलिए, यहाँ तो सब एक्सीडेंट वाले केस देखे जाते हैं, आइए मेरे साथ, उसने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शाहरुख भी उसके पीछे पीछे शांभवी को गोद में लिए हुए चल दिया। बेटा तुम इसे लेकर चलो, मैं तब तक रिसेप्शन पर फॉर्म फिल कर देता हूँ, कहकर शांभवी के पापा फुर्ती से रिसेप्शन की ओर बढ़ गए। इधर शाहरुख उसे लेकर नर्स के पीछे एक खाली रूम में आ गया। आप इन्हें यहाँ लेटा दीजिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, कहकर नर्स रूम से बाहर निकल गई। शाहरुख ने शांभवी को बेड पर लिटा दिया। उसकी माँ इस वक्त साथ ही थी। इस दौरान वो लगातार रोए जा रही थी। आंटी आप प्लीज रोइए मत, शाहरुख ने उनसे कहा और उनका कंधा थपथपाने लगा। हालांकि शांभवी को ऐसे देखकर दुखी तो वो भी काफी था, लेकिन इस वक्त उसे उसकी माँ को संभालना था। क्या हुआ इन्हें? और आप सब साइड हटिए प्लीज,
कुछ ही देर में डॉक्टर ने अंदर आते हुए कहा। उनके साथ ही वो नर्स भी थी। डॉक्टर, देखिए ना, मेरी बच्ची को कब से जगा रही हूँ, आंखें ही नहीं खोल रही है। आप इसे ठीक कर दीजिए ना प्लीज। शांभवी की माँ ने रोते हुए हाथ जोड़े। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखता हूँ, डॉक्टर ने आराम से कहा और फिर सारव की तरफ देखकर बोले, आप इन्हें बाहर ले जाइए प्लीज। जिसके बाद सारव हाथ पकड़कर उन्हें बाहर लेकर चला गया। वो दोनों रूम से बाहर आकर बैठ गए। इस दौरान उसकी माँ के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आंटी, आंटी, आप शांत हो जाइए, सारव ने प्यार से कहा। बेटा, क्या हो गया है इसे अचानक? कोई दिक्कत थी तो बताती ना। बेटा, मेरी इकलौती बच्ची है ये, इसे कुछ हो गया तो मैं तो सह ही नहीं पाऊंगी। इसे ठीक करवा दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उन्होंने जार जार रोते हुए कहा। अरे आंटी, क्या कर रही है आप? मुझे भी शांभवी की फिक्र है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उसे, देखना जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप चुप हो जाइए। उसने उन्हें गले से लगा लिया और उनकी पीठ थपथपाने लगा, लेकिन उनका रोना कम नहीं हो रहा था। आंटी देखिए, हम हॉस्पिटल में हैं, बाकी पेशेंट भी डिस्टर्ब होंगे, आप चुप हो जाइए, भरोसा रखिए, शांभवी को कुछ नहीं होगा, उसने एक बार फिर से उन्हें समझाते हुए कहा। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके शांभवी के पापा और आरव भी आ गए थे। क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने आते ही पूछा। जी, वो अभी चेक कर रहे हैं उसे, सारव ने उस रूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। जिसके बाद वो दोनों ही वहीं बैठ गए। इस दौरान सबके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए, जिसके बाद उन्हें देखकर वो सभी खड़े हो गए। डॉक्टर, क्या हुआ, शांभवी ठीक है ना? सारव ने उनकी ओर बढ़ते हुए पूछा। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, सारव ने उनसे शांभवी के बारे में पूछा, लेकिन डॉक्टर ने उसे जवाब देने की बजाय उन सब की ओर एक नज़र देखा और फिर बोले, ये आपकी बच्ची आप लोगों के साथ नहीं रहती क्या? क्या अकेले रहती है? नहीं डॉक्टर, वो तो हमारे साथ ही रहती है, मैं उसका पापा हूँ और ये उसकी माँ, शांभवी के पापा ने अचरज से कहा। डॉक्टर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? और बताइए ना, शांभवी को क्या हुआ है, अभी वो कैसी है? तभी सारव ने फिर से उनसे सवाल किया। जी, अभी उनकी हालत में काफ़ी सुधार है, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, तब आप सब मिल सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा था, अगर वो आप सबके साथ अपने घर में ही रहती है, तो फिर आप सब क्या उसका ध्यान नहीं रखते? उसकी कंडीशन ऐसी कैसी हो सकती है? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं, बताइए ना, आखिर उसे हुआ क्या है? उसकी मम्मी ने पूछा। जी, इतनी ज़्यादा चिंता की तो कोई बात नहीं है, अभी तो उन्हें बहुत तेज फीवर था और चेकअप के बाद पता चल रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है और बुखार और कमजोरी की वजह से ही वो बेहोश हो गई थी। खैर, हमने दवाइयाँ दे दी है उन्हें, वो जल्दी ही होश में आ जाएगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है, ना ही प्रॉपर रेस्ट ले रही है, जिसके चलते वो इतनी वीक हो गई है। इसीलिए मुझे लगा शायद वो अकेली रहती होगी, जिस वजह से वो अपना ध्यान नहीं रख पा रही होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपको उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। जी डॉक्टर, कुछ दिनों से वो सच में काफ़ी कम खाती पीती थी, पर वो रेगुलर कॉलेज भी जाती थी और उसने कुछ बताया भी नहीं, वरना तो कोई दिक्कत होने पर बता देती थी, बस इसीलिए मुझे लगा कि ऐसी कोई बात होगी। सॉरी डॉक्टर, मैं आपसे पूरा ध्यान रखूंगी उसका, आप बस उसे जल्दी से ठीक करके घर भेज दीजिए, शांभवी की माँ ने नम आंखों के साथ कहा। जी, कल तक आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन प्लीज उनकी डाइट का अच्छे से ध्यान रखिएगा और उनसे बात करके भी देखिएगा, आप सबकी कहीं उनके ऊपर पढ़ाई या ऐसी किसी चीज़ का प्रेशर तो नहीं है जिसके चलते वो अपना ख्याल नहीं रख पाई। डॉक्टर बोले। जी डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। वे सब वहीं बैठकर शांभवी के होश में आने का इंतजार करने लगे। लगभग 1 घंटा बीत चुका था, वे सब अभी भी शांभवी के होश में आने का वेट कर रहे थे। सबके चेहरे पर उदासी थी। इस दौरान उसकी माँ की आंखें भी अभी नम थी, साथ ही उसके पापा भी काफी दुखी थे। आरव भी काफी परेशान था क्योंकि अब उसकी और शांभवी की भी बहुत अच्छी बनने लगी थी। वे दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अंकल, अभी तो शांभवी ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, घर चले जाइए, कल ऑफिस भी जाना होगा आपका, तो इसीलिए आपको भी रेस्ट की जरूरत है। आरव आपको घर छोड़ देगा, आपने खाना भी नहीं खाया था, तो आप घर जाकर खाना भी खा लीजिएगा, मैं और आंटी यहीं रुक जाते हैं। तभी शारव ने शांभवी के पापा से कहा। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, कल भी जरूरत पड़ेगी यहाँ रुकने की तो सब यहीं रुक जाएंगे तो सही नहीं रहेगा, लेकिन खाना तो शांभवी की माँ ने भी नहीं खाया है, तो मैं अभी जाकर ले आऊँगा, उन्होंने जवाब दिया।
अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें यहाँ कैंटीन में खाना खिला दूँगा, आप आराम कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन शांभवी ज़रा होश में आ जाए, एक बार देख लूँ, फिर चला जाऊँगा। जी ठीक है। वो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी शांभवी के रूम में गई नर्स बाहर आई। उन्हें होश आ गया है, आप जब चाहे तो उनसे मिल सकते हैं थोड़ी देर, लेकिन पेशेंट को रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। आप सब भी ध्यान रखिएगा। उसने उनके पास आकर कहा, अंकल, आंटी और आरव, आप सब मिल लो अभी, आप लोगों को घर भी जाना है, मैं बाद में चला जाऊँगा और रात में भी हो सकता है उसकी नींद खुले तो ध्यान रखना होगा। सारव ने उन सबसे कहा, जिसके बाद वे सभी रूम में चले गए। इधर सारव परेशान सा बैठा हुआ था कि तभी उसके फ़ोन पर कॉल आई। उसने फ़ोन निकालकर देखा तो उसकी माँ की कॉल आ रही थी। उसने कॉल रिसीव की। हेलो मॉम। हेलो बेटा, क्या कर रहे हो? शांभवी कैसी है अब बेटा? उन्होंने भी परेशान होते हुए पूछा। अभी ठीक है मॉम, वीकनेस थी तो बेहोश हो गई थी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अभी होश आ गया है उसको। वो अच्छा बेटा, शुक्र है भगवान का कि वो ठीक है। वैसे तुम दोनों वहीं रुकोगे क्या? उन्होंने पूछा। नहीं मॉम, आरव अभी अंकल को घर छोड़कर आ जाएगा, लेकिन मुझे यहीं आंटी के साथ ही रुकना होगा, वो भी काफ़ी दुखी है, सो उसने बताया। ओके बेटा, तुम ध्यान रखो आंटी और शांभवी का, और अपना भी ध्यान रखना, मैं रख रही हूँ, बाय। ओके मॉम, बाय, उसने कहा और फिर कॉल कट कर दी। करीब 20 मिनट बाद वो सब बाहर आ गए। उन्होंने शाहरुख को बताया कि वो ठीक है और फिलहाल इंजेक्शन की वजह से उसे नींद आ गई है, जिसके बाद फिर शांभवी के पापा आरव के साथ घर के लिए निकल गए। आंटी, अभी शांभवी ठीक है, आप उससे मिल भी चुकी हैं और वो अभी सो रही है, इसीलिए आप चलिए, आप भी कुछ खा लीजिए चल के, भूख लगी होगी, आपने डिनर भी नहीं किया था, उसने प्यार से शांभवी की माँ से कहा। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो जाकर, वो धीरे से बोली। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? आप खाना नहीं खाएंगी तो शांभवी का ध्यान कौन रखेगा? चलिए, और मैंने खाना खा लिया था घर में, तो आप मेरी चिंता मत कीजिए, आइए, उसने प्यार से कहा। ठीक है चलो, उन्होंने कहा, और फिर वे दोनों हॉस्पिटल की कैंटीन की तरफ बढ़ गए। रात के 3 बज रहे थे। नर्स अभी कुछ देर पहले ही सब कुछ एक बार फिर से चेक करके बाहर आ गई थी। शाहरुख के पूछने पर उसने बताया कि वो अभी भी गहरी नींद में सो रही है। शाहरुख ने एक पल अपनी बगल में देखा तो शांभवी की माँ भी अब बर्थ पर लेटकर सो गई थी। हालांकि उसके बहुत समझाने के बाद वो लेटी थी। अब हॉस्पिटल में भी काफी शांति थी। उसने नजरें दौड़ाई तो लगभग सभी लोग सो चुके थे। कुछ इक्का दुक्का लोग जो जाग रहे थे वो बस चुपचाप बैठे हुए थे, अपने परिजनों की फिक्र में। इस मौसम में रात के इस प्रहर तक तो अब काफी ठंड पड़ने लगी थी। उसे भी अब हल्की ठंड महसूस हो रही थी, इसीलिए उसे कॉफी की तलब महसूस हो रही थी। उसने एक नज़र शांभवी की माँ और शांभवी के रूम के दरवाजे पर डाली, फिर कॉफी लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर बर्थ पर बैठ चुका था और धीरे धीरे कॉफी सिप करने लगा। वो काफी परेशान था। इस दौरान वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान थी। ऐसी क्या वजह थी जो उसने अपनी ये हालत बना ली थी? वो तो हमेशा खुश ही रहती थी। उसे महसूस हो गया था कि कोई ना कोई बात तो है जो शायद अंदर ही अंदर उसे खाई जा रही थी। वो ये भी सोच रहा था कि आज वो इतनी उदास क्यों थी? ऐसी क्या बात है जो उसने उसके इतनी बार पूछने के बाद भी उसे कुछ नहीं बताया? इस दौरान उसे वे सभी पल याद आ रहे थे जब से वो उसे देखता आ रहा था। उसे पता चल गया था कि ये सब अचानक से तो नहीं हुआ है। ज़रूर काफ़ी दिनों से वो प्रॉब्लम में है, लेकिन वो ये सोचकर हैरान था कि उसने एक बार भी उसे एहसास तक नहीं होने दिया था कि वो परेशानी में है। उसे वो सब याद आ रहा था जब वो उसको परेशान देखकर उसे हँसाने के लिए इतने जोक्स और उल्टी-सीधी बातें बोला करती थी, लेकिन उसे किसी भी तरह से हँसा ही देती थी। आज वो अपने दुःख से बाहर आकर जो इतना अच्छा था, इसकी वजह कहीं न कहीं वही थी, और इसीलिए अब उसे ये सोचकर बुरा लग रहा था कि जब शांभवी को उसकी ज़रूरत थी, तब वो उसे सँभाल नहीं पाया। पिछले कुछ दिनों को छोड़ दे तो उसने कभी ऐसा ज़ाहिर ही नहीं होने दिया कि उसे कोई दिक्कत है। उसका बस चलता तो शायद अब तक किसी को कुछ पता ना चलने देती, लेकिन बॉडी तो उसके हिसाब से नहीं चल सकती थी ना। इसी वजह से सारा पिछले कुछ दिनों से उसमें आए बदलाव को नोटिस भी कर रहा था। उसने पूछा भी था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, पर उसे लगा था कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, क्योंकि मौसम भी बदल रहा था। हाँ, लेकिन अब सारव ने सोच लिया था कि वो उसकी परेशानी जानकर ही रहेगा, भले ही उसे उसकी तरह ही जिद क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि वो उसे इस हाल में फिर से नहीं देखना चाहता था। उसने कॉफ़ी खत्म कर ली थी। वो उठा और फिर ग्लास को डस्टबिन में डाला।
उसने एक नज़र उसकी माँ को देखा, फिर धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया ताकि उसकी और शांभवी की नींद न टूटे। उसने दरवाजे को वापस बंद किया और सामने देखा तो शांभवी चुपचाप लेटी हुई सो रही थी। उसका एक हाथ पेट पर था। उसने अब ध्यान दिया कि वो कुछ ही दिनों में कितनी दुबली हो चुकी थी। वो चुपचाप आकर उसके बेड के बिल्कुल पास में स्टूल खिसकाकर बैठ गया। उसके चेहरे को गौर से देखा तो पाया कि उसकी आंखें भी धसी हुई सी लग रही थी और डार्क सर्कल्स भी आ चुके थे, जिन पर पहले उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। उसे ऐसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। भले ही उसने अभी तक जताया नहीं था, पर उसे भी उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो कभी भी उसे ऐसे नहीं देखना चाहता था। न जाने क्यों शांभवी को इस हालत में देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? अगर कोई बात थी तो बताना चाहिए था ना। देखो अपने चेहरे को कैसा हो गया है, सारी चमक गायब है। और मैंने भी पहले कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सच में बहुत बेकार हूँ। तुमने कितना कुछ किया मेरे लिए, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो देखना चाहिए था, तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने नोटिस ही नहीं किया। अगर किया होता तो शायद आज तुम इस हालत में नहीं होती। उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से अपने आंसुओं को पोंछा, फिर बोला, शांभवी प्लीज उठो ना, बात करो मुझसे। सॉरी सॉरी आई मीन बकवास करो ना, जैसे तुम हमेशा करती हो। क्योंकि अकल तो है नहीं ना तुम्हारे भीतर। मुझे तुम्हें ऐसे देखने की आदत नहीं है यार, और तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। मुझे तुम्हें वैसे ही देखना है, हंसते हुए, नॉन स्टॉप बकबक करते हुए। प्लीज बोलो ना कुछ। अरे तुम खुद भी तो देखो ना अपनी शक्ल, पता है किसी मरियल चुड़ैल जैसी लग रही हो। अरे तुम्हें तो सुंदर सी हट्टी कट्टी चुड़ैल बनना है, मेरा खून पीना है, और कितना तो खून तुम पहले ही पी चुकी हो मेरा। तो इस हिसाब से तो तुम्हें मोटी होना चाहिए था। अरे ऐसी शक्ल देखकर तो सारे लड़के भी भाग जाएंगे, कोई ना देखेगा तुझे। तू ही बोलती थी ना तुझे लड़कों को नचाना है ऐसे अंगुलियों पर, और तूने तो ये भी बोला था कि बहुत से लड़के तेरे लिए लाइन में खड़े हैं। अरे भाग जाएंगे वो सब, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। शारव ने रोते हुए कहा, लेकिन वो अभी भी गहरी नींद में थी, जिस वजह से उसने कोई जवाब नहीं दिया। यार ठीक है, नहीं आते मुझे तेरी तरह जोक्स, इसीलिए ऐसे बकवास जोक्स मार रहा हूँ, पर मैं सच्ची में तुझे ऐसे नहीं देख सकता। कितनी कोशिश करूं तेरा मुंह खुलवाने की, यू नो ना, मैं तेरी तरह टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे नहीं आता। लेकिन तू प्लीज उठ जाना, मुझसे बात, बकवास जो करना है वो कर, लेकिन ठीक हो जा प्लीज ना यार। बात मान लेना मेरी, देख ऐसी जिद अच्छी नहीं होती ना। और तूने मुझे कोई बात क्यों नहीं बताई? ना ना, इसमें तेरी नहीं बल्कि मेरी ही गलती है यार। मैं ही तो तुझे डांटता रहता हूँ हमेशा, तो भला तू भी कैसे बताती मुझे। अच्छा सुन ना, मैं ना आज के बाद तुझे कभी भी तेरी बकेती या किसी चीज के लिए डांट नहीं लगाऊंगा। बस तू जल्दी से ठीक हो जा, प्लीज मान जाना यार। देख इस खड़ूस और पत्थर जैसे आदमी को भी तूने रुला दिया। साला मैं तो अपना करेक्टर ही भूल गया। तुझे पता है मुझे शांत रहने की आदत है, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से, तेरी ही वजह से मुझे ऐसे बेमतलब में बकवास करनी पड़ रही है, और तू उठ ही नहीं रही। प्लीज यार उठ ना, उसने फिर से रोते हुए कहा। इस दौरान उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। फिर उसने अचानक ही बिना कुछ सोचे उसके हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाया और अपने चेहरे को उसके हाथ के पास लेकर आया। उसने धीरे से उसके हाथ को चूम लिया। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू उसके हाथ पर गिर गए थे। वो वापस उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाने लगा। अच्छा सुन, तू और आरव मुझे बोरिंग बोलते हो ना, और अब से मैं ना तुम लोगों की तरह इंटरेस्टिंग चीजें करूंगा। हम साथ में घूमने जाएंगे, साथ में गोलगप्पे खाएंगे, और तू देखना इस बार मैं ना तुझसे ज्यादा गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा। यकीन नहीं हो रहा ना कि तेरी भाषा में मैं घास फूस कुबला खाना खाने वाला इंसान ये सब खाने की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है ना, तू जल्दी से ठीक हो जाएगा, फिर दिखाऊंगा तुझे। और तुझे पता है ये डॉक्टर्स भी ना पेशेंट को ऐसा ही खाना सजेस्ट करते हैं, और तू तो ठहरी दिमाग को बिना पकाए कच्चा खाने वाली, तो इसके लिए तो तुझे जल्दी से फिट एंड फाइन होना पड़ेगा। इसीलिए मेरी बात मान ले तू, इसी में तेरी भलाई है। वो ऐसे ही न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, लेकिन दवाइयों की वजह से शांभवी ने आंखें नहीं खोली थी। हालांकि बंद आंखों में भी उसके चेहरे पर सिकन साफ नजर आ रही थी। इधर सारू भी रो रहा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी ऐसे भी देखना पड़ेगा शांभवी को, और इसीलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अभी भी उसके हाथ को धीरे धीरे सहला रहा था। तभी अचानक से शांभवी नींद में करवट बदलती है और उसकी तरफ मुंह करके सो जाती है। उसने अनजाने में ही उसके हाथ को हक कर लिया था।
सारव ने भी उसकी नींद टूटने के डर से अपना हाथ खींचने की कोशिश नहीं की। सारव के चेहरे पर उसे ऐसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि उसकी आंखें अभी भी नम थी। वो काफ़ी देर तक चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें भी थकान के कारण भारी होने लगी, तो उसने भी बैठे बैठे ही शांभवी के पीलों पर अपना सिर रख दिया। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।